व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ है रूबिका लियाकत और हम आज बात करेंगे एग्जिट पोल की। यानी बिहार में वोटिंग पूरी हो गई है और अब यहां से कौन चुनाव को जीत रहा है, यानी सीधे तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो न्यूज 18 नेटवर्क आपके लिए सबसे बड़ा एग्जिट पोल लेकर आया है। सिक्सर के 6 गोली छाती में, यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है, यही जंगल राज की आहट है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव नहीं जीतते हैं, वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। आपको ठगा जा रहा है, हिंदुस्तान की जनता को ठगा जा रहा है। ना लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। 14 तारीख को रिजल्ट बता देगा कि आपको जनता ने नकार दिया है। 14 को रिजल्ट आएगा और 18 नवंबर को हम लोग जो है शपथ लेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखें, लेकिन 13 के रात तक देखें। 14 को सपना टूट जाएगा। आर का मतलब रंगदारी, ज का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी, ये रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी की पार्टी है। बिहार की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डालने जा रही है। बीजेपी हो जाएगी 9-11, इसलिए पलायन बीजेपी का होगा। बिहार से बीजेपी होगी। नंबर हमारे पास है ओवरऑल अलायंस का इनसाइट है। एनडीए 140 से 150 के करीब आ सकता है, 85 से 95 महागठबंधन आ सकता है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। राजद को पीछे खिसकती हुई दिख रही है एग्जिट पोल के अंदर, एनडीए आगे बढ़ती हुई दिख रही है और एनडीए को आगे जेडीयू खींच रही है। नीतीश कुमार का जादू चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। जेएसपी को 0 से 5 और अन्य के खाते में 5 से 10। ये अन्य कौन से हो सकते हैं रूबिका? ये एक बड़ी खबर ये है कि इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई बनती हुई दिखाई दे रही है तो वो है नीतीश कुमार की जेडीयू। जेडीयू इस वक्त आपको बता दें कि बहुत बड़ा आंकड़ा अपने पाले में लाती हुई दिखाई दे रही है। वहां पहले मुझे लगता है अभी 35 से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में क्लोज फाइट हो सकती है बीजेपी और जेडीयू के अंदर। एनडीए में ही क्लोज फाइट होगी, वो भी ऐसा लग रहा है। लेकिन ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है कि महागठबंधन की आरजेडी मैं फिर कह रहा हूं पार्टी वाइज या फिर 3rd नंबर पर बनती है यहां पर बीजेपी। अनुराग भदौरिया, एग्जिट पोल के आंकड़े आपके समक्ष हैं, अगर आप इसको समझ पाए तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे कुंठित पत्रकार हैं वो परिवारवाद पे चले गए। इतना कुंठा लेके क्यों टीवी डिबेट में बैठते हैं? आप तो परिवारवाद तो बीजेपी में तो नहीं बोल पाते, अच्छी बात नहीं है। रामकृपाल जी, आप अच्छे पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता का धर्म तो निभाइए ना। आप परिवारवाद पे चले गए, बात हो रही है एग्जिट पोल की, आप चले गए परिवारवाद पे। कितना हुआ? ये कुंठा मत पालिए। 9 करोड़, दूसरे के 3 करोड़, 12 करोड़, इसको कुंठा बोलते हैं। सुनिए, अरे सुनिए, इसको कुंठा बोलते हैं। सुन तो लीजिए, जो तथ्य है वो तथ्य है भाई। आपके बीच में मैं बोला नहीं, अब आप चिल्लाने लग गए। आपको दर्द हो गया, अब दर्द हो गया आपको। अब सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं इसको कुंठा बोलता हूं। बोलिए, ठीक है, आपकी मानसिकता कुंठा बोल। अरे सुन तो लिए मेरी बात। अरे मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि एग्जिट पोल पे हम लोग बात कर रहे थे, आप गए परिवारवाद पे। बीजेपी का परिवार आपको दिखाई नहीं देता है। शर्म आती है मुझे ऐसे पत्रकार पे। कुंठित पत्रकारिता मत कीजिए, आप पत्रकारिता खुल के कीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल आया है, आप एग्जिट पोल पे हम सब लोग की, जैसे हमने आपको बोला था, जैसा। अरे सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए, आप बोलने दीजिए, आप काहे परेशान? आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अब आप बोलने दीजिए मुझे। मैंने कहा कि एग्जिट पोल पे जिस तरह की चर्चा हो रही है बिल्कुल सही है। देखिए, 55 और 60 5 सीटों का ही तो फर्क है
और एग्जिट पोल को आप जानते हो 5 सीटें कब 15 में कन्वर्ट हो जाएं, इधर से उधर हो जाएं, 20 में हो जाएं। मैं कह रहा हूं एनडीए जो पार्टी है उसकी सीटें 40-42 इसमें आएंगी, 80 करीब सीटें इंडिया गठबंधन पाएगा पहले फेज में। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं पहले फेज में 75 से 80 सीटें इंडिया गठबंधन पाएगा। या आप लिख लीजिए, आपने 55 दिखाई है, हम कहते हैं उसमें 20 और ऐड कर दीजिए। नहीं, हम लोग तो मिलते ही रहेंगे, हम आपकी तरह कुंठित थोड़ी है, जो भी रिजल्ट होगा उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन हम कोई परिवारवाद थोड़ी करने बैठ जाए। परिवार जीता था, वो चले गए परिवारवाद बता रहे थे समाजवादी पार्टी को। अरे प्रभु, लेकिन दो बार परिवार दिखता ना, सिर्फ परिवार जीता, परिवार नहीं दिखता। अरे सरकार तो फिर भी बना ली, सरकार तो फिर भी बना ली। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की 400 नहीं आई, लेकिन 240 आ गई, सरकार तो फिर भी बना ली, सरकार तो फिर भी बना ली। 1 रन से जीती है या 50 रन से जो ट्रॉफी ले गया, अरे आप जीत होती है। मोदी बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? आप जल्दी से चिट्ठी दे दीजिए अमीश जी, इनका मैं सिफारिश कर दीजिए, इनको बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया जाए। अमीश जी तो कम से कम एक सेकंड देखिए, मैं अब क्योंकि 200 बात हो रही है कि बीजेपी की ये जो है विकलांग सरकार है, जितना बीजेपी का नंबर है उसको अगर आप 240 को कर ले, कांग्रेस का बीते 3 चुनावों में कांग्रेस का नंबर जोड़ लीजिए, कांग्रेस का तब उतना नंबर नहीं होता है। सर देखिए, तब भी उतना नंबर नहीं होता है। 3 लोग को मिला लेंगे। राजकुमार राजन जी, ये बताया जा रहा है कि जो आईपी पार्टी, आपके साथ आईपी गुप्ता की जो पार्टी जुड़ी है, ये जो ट्रेडिशनल वोटर हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो जो नाराज चल रहा था बीजेपी से, उसका वोट आईपी पार्टी को कहीं ना कहीं मिल गया है। ये बड़ा फायदा महागठबंधन को, मतलब इसका फायदा आपको हुआ है राजन जी? मुकेश सहनी पिछले बार उधर थे, इस बार इधर है। अति पिछड़ा का एक चेहरा है मुकेश सहनी, और वह वर्ग जो सदियों से दबा हुआ वर्ग था, उस वर्ग को हमने एक हायरार्की में ऊपर करके मुख्यमंत्री का पोस्ट दिया है, उससे आत्मसम्मान बढ़ा है उस वर्ग को। अरे सर, इसलिए वो वर्ग साथ में है, उससे मुसलमान भी तो नाराज हुआ है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आईपी गुप्ता की बात कर रही हूं, आईआईपी की बात कर रही हूं। अब 18% मुसलमान वाले को डिप्टी सीएम नहीं बनाया, 2% वाले को डिप्टी सीएम बना दिया। अब ये तो ओवैसी ने मुद्दा बनाया, ओवैसी को मुद्दा बनाया। सबका प्रतिनिधित्व देंगे हम, तो कहते हैं जिसकी जितनी सीएम बनाइए मुसलमान को, उतनी भागीदारी आप मुसलमान को सीएम बनाइए, देश का प्रधानमंत्री भी बनाइए, कोई इंकार थोड़ी। मैं तो बोलूंगी ओवैसी ने मुद्दा उठाया, ये मुद्दा काफी बड़ा बनता गया। लेकिन हमारे साथ बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जोड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस से रंजीत रंजन जुड़ रही है, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन मैं फिर आता हूं, लेकिन हम ये कह सकते हैं इन नंबर्स को देख के जन स्वराज पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है। वो मीडिया में जरूर दिख रही थी पार्टी, लेकिन ग्राउंड में फेस 1 में नहीं दिखाई दी है। ये एक ब्रॉडर नंबर है और ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ रामकृपाल सिंह हैं, कन्हैया बेल्लारी हैं, हमारे साथ संजय सिंह हैं। संजय, दूसरे लोगों की सर्वे भी आ गए, एक बार क्विकली हम बता देते हैं। दैनिक भास्कर का सर्वे कह रहा है 145 से 160 सीटें मिलेगी एनडीए को, महागठबंधन को 73 से 91 सीटें मिलेगी, और जन स्वराज के खाते में 0 सीटें आ रही है। अच्छा, उसके बाद आप आगे बढ़िए तो यहां पर दैनिक भास्कर का सर्वे तो यही बता रहा है, लेकिन दूसरे जो सर्वे आए, जैसे मैट्रिक्स का सर्वे ये कह रहा है कि 147 से 167 सीटें एनडीए के खाते में, महागठबंधन के खाते में 70 से 90 सीटें। पीपल प्लस जो है वो ये सर्वे बता रहा है कि 133 से 159 सीटें एनडीए के खाते में, 75 से 101 सीटें जो है वो महागठबंधन के खाते में आ रही है। और भास्कर बता रहा है 145 से 160 सीटें आ रही है एनडीए के खाते में, 73 से 91 सीटें आ रही है। ये मिनिमम बता रहे हैं, मिनिमम 133। और चाणक्य का सर्वे कह रहा है 145 से 163 सीटें एनडीए, महागठबंधन 76 से 95, 76 से 1 सेकंड सर, 76 से 95 सीटें आ रही हैं। ये चाणक्य स्ट्रेटेजीज का बता रहा है। और उसमें देखिए भास्कर ये बता रहा है कि नंबर 1 पार्टी अगर कोई बिहार में उभर कर आ रही है तो वो बीजेपी आ रही है। हालांकि जेडीयू के चांसेस अभी भी जो है वो ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन बावजूद टिफ का सर्वे भी कह रहा है 145 टू 163 सीट्स एनडीए, महागठबंधन 76 से 95 सीटें। यानी कुल मिलाकर जितने एग्जिट पोल हैं, चाणक्य का एग्जिट पोल हमारे पास है, चाणक्य का एग्जिट पोल कह रहा हूं, मैं करेक्ट कर रहा हूं अपने आप को, 130 से 138 सीटें कह रहे हैं, 100 से 108 महागठबंधन और अदर्स के खाते में 3 से 5। ये अदर्स कौन है, कौन है इसमें? ओवैसी की पार्टी शामिल है, जन स्वराज शामिल है, ये कौन है इसकी डिटेल नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अधिकतर महागठबंधन ये कह रहे हैं, अधिकतर सर्वेज ये कह रहे हैं कि महागठबंधन पीछे है, एनडीए आगे दिखाई दे रहा है।
ये एक बड़ा अपडेट है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बस ये है, ये जो पीपल्स पल्स है सर, इसमें 5 सीटें दी जा रही है, 0 से 5 बताया जा रहा है जनसुराज पार्टी को, और एक और कोई पीपल्स इनसाइड है जो बता रहा है कि 0 से 2 सीटें मिल सकती है। किसको सर? जनसुराज पार्टी को। मतलब कुछ ऐसे एग्जिट पोल हैं जो जनसुराज पार्टी का खाता खोल रहे हैं। एक लाइन और कहना चाहता हूं मैं, हाँ। प्लीज। एक समय में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स का करी थी ना कांग्रेस के बारे में, वो जनसुराज के बारे में भी तो इफेक्टिव जितने बाकी वहां गए हैं वो अपने बल पे ला रहे हैं। और ये देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ रामकृपाल जी जुड़ गए, उनका रुख कर रहे हैं। हाँ बस कह दीजिए एक लाइन। जो अभी तक आपने पोल्स दिखाया है, इसके हिसाब से 3 फिगर में सिर्फ एनडीए है, बाकी डबल फिगर में है सारे लोग, चाहे किसी को कितना भी मिले। 3 फिगर में सिर्फ एनडीए जा रही है, और ऐसा लगता है कि बाकी जो चाहे जो गठबंधन है ये 3 फिगर में नहीं जाने वाले। ओके सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला रिएक्शन 7 बजे, बस 1 मिनट बाकी है, उससे पहले संक्षेप में आप अपना ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए, फिर आ जाएंगे 243 सीटों पर एग्जिट पोल के नतीजे। देखिए, हमारा ये अनुमान है कि बिहार के चुनावों में, ये जरा इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिए, बहुत तेज इको हो रहा है। देखिए, जिस प्रकार से बिहार की जनता के बीच में एक वातावरण दिखाई पड़ रहा था और एक सकारात्मक भाव दिखाई पड़ रहा था एनडीए के पक्ष में, नीतीश जी की सरकार बिहार में और मोदी जी की सरकार केंद्र में, तो मुझे लगता है कि आपका जो एग्जिट पोल या जो आपके डिफरेंट एग्जिट पोल्स जो दिशा दिखा रहे हैं वो दिशा सही दिखा रहे हैं, परंतु गंतव्य जो है उस दिशा में कहीं अधिक होगा। अर्थात डायरेक्शन इज करेक्ट बट डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी फार अहेड। एनडीए को आप लोग दिखा रहे हैं कंफर्टेबली सरकार बनाते हुए, परंतु हमें उम्मीद है कि एनडीए बहुत निर्णायक और प्रभावी जनादेश पार करेगा। जी जी सुधांशु, जयंत जिज्ञासु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। सुधांशु, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक, क्या आपको लगता है कि एनडीए को इस बार नीतीश की वजह से इतना बड़ा मैंडेट मिल रहा है? नरेंद्र मोदी एक फैक्टर जरूर होंगे, लेकिन नीतीश की तरफ एक सिंपैथी, एक करुणा जरूर थी जिस तरह से उनको टारगेट किया गया। देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा, हमारी पार्टी परिणाम आने के बाद उन परिणामों का सम्यक विवेचन करती है। अभी ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल पे हम कोई अपना निष्कर्ष दें ये उचित नहीं है, परंतु जो प्रथम दृष्टया लगता है, प्राइमा फेसिया लगता है, नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में जो कार्य किए हैं, नीतीश कुमार जी की जो अपनी एक छवि है, और जो एक प्रकार का आक्षेप आरोप नीतीश कुमार जी के आयु और उन चीजों को लेकर लगाने का प्रयास किया गया होगा, तो मुझे लगता है कि शायद वो चीज हो सकता है बहुत सकारात्मक दृष्टि से जनता के बीच में न गई हो। इसे ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं एक और बात कह दूंगा अमित जी, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए साहब, 55 साल के व्यक्ति को आप युवा कहते हैं, 70 साल, ये इको लगातार हो रहा है, इसको ठीक करवाइए, इसको करेक्ट कराते और 70 साल की बंगाल की बेटी है, और 70 साल की दलित की बेटी है, और 74 साल का बुजुर्ग, तो ये लॉजिक समझ में नहीं आता। 55 साल का युवा और 70 साल की बेटी और 74 साल का बुजुर्ग, तो मुझे लगता है इन सब बातों पे भी बिहार की जनता ने ध्यान दिया होगा, ऐसा मैं लगता है। देखिए, 7:02 हो गए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। कंपाइल करने में डेटा को टाइम लगता है। अभी ये इसी फेज का चुनाव है, हम ऑथेंटिक डेटा आप तक लेकर आ रहे हैं, कंपाइल करने में समय लगता है। कुछ मिनट और हम आपके पास एक बड़ा आंकड़ा लेकर आएंगे, लेकिन जन जिज्ञासु हैं, जन जिज्ञासु अधिकतर एग्जिट पोल जो हैं, अधिकतर पोलस्टर्स के पोल जो हैं, वो एनडीए को एक बड़ी बढ़त दिखा रहे हैं। आपका क्या कहना है? सबसे ज्यादा सीटें दे रहे हैं, बड़ी बढ़त है। हाँ। देखिए, हम तो तेजस्वी जी की अगुवाई में चचा नेहरू जी की जयंती पर बिहार के नवनिर्माण की ओर प्रस्थान करने को लेकर आश्वस्त हैं, और आप इस बात को जान लीजिए कि 1990 में, 95 में, 2000 में, फरवरी 2005 में, 2015 में और 2020 में हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर जनता के आशीर्वाद और समर्थन से आए थे, और इस बार भी हम सबसे बड़े दल, और हमारा जो गठबंधन है, हमारा गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, और तेजस्वी जी ने जो कुछ भी वायदे किए हैं गठबंधन के नेता के तौर पर, उस पर मुकम्मल मुहर जनता ने लगाई हुई है। सारी चीजें तो समझ में आ रही है, लेकिन हम इस सर्वे को लेकर, सुनिए तो सही, केवल न्यूज 18 इंडिया का सर्वे नहीं है, बाकी सारे सर्वे भी ये बता रहे हैं कि चचा नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर चचा नीतीश मुख्यमंत्री की राह पर अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एग्जिट पोल के नतीजे, एग्जैक्ट नहीं है जयंत भाई, अभी नहीं कह सकते एग्जैक्ट है।
मैं रुबिका जी आपसे यही तो कह रहा हूं कि इस देश में आत्ममुग्धता, खुशफहमी, आत्मश्लाघा में रहने का भी हक लोकतंत्र देता है। आपको तो 14 नवंबर को आपको भी इंतजार है, हमको भी, बिहार की जनता को भी। अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होने जा रहे हैं और हम तो अपने तमाम समर्थकों, कार्यकर्ताओं और आम आवाम को यही आग्रह कर रहे हैं कि काउंटिंग हॉल में अभी स्ट्रांग रूम की पहरेदारी से लेकर काउंटिंग हॉल तक विजिलेंट रहने की जरूरत है, क्योंकि रहने की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टी का ये काम है। सुधांशु जी कुछ जवाब देना चाहते हैं? सुधांशु त्रिवेदी। जैन भाई रुकिए, सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आप कह रहे हैं बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, परफेक्ट, बिल्कुल यही होना चाहिए। सुधांशु जी देखिए, जयंत जिज्ञासु जी राजद के उन चुनिंदा प्रवक्ताओं में से हैं। भाई ये इको लगातार हो रहा, भाई इसको ठीक करवाइए। जयंत जिज्ञासु जी राजद के उन गंभीर प्रवक्ताओं में से हैं जो परिपक्वता और शालीनता से जवाब देते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा जिज्ञासु जी, 14 नवंबर को बाल दिवस भी होता है, तो अब ये देखना होगा कि उस दिन जांचे परखे खरे नीतीश जी और मोदी जी की परिपक्वता की तरफ जाएगा या बाल सुलभ इच्छंखलता और बाल हट की तरफ जाएगा। यह भी हो सकता है कि बाल दिवस वाले दिन बाल सुलभ उच्छृंखलता को सबक सिखाने वाला जनादेश भी आ सकता है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। दूसरा जो आपने पक्ष कहा है वो भी ध्यान रखने की बात है। आपने कहा कि किसी प्रकार की बेईमानी नहीं होनी चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए। तो मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा, बिल्कुल अपने लोगों को एकदम सतर्क रखिए। और ये जो बाद में एक साल बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, वो मतलब वो बाल सुलभ उच्छृंखलता के द्वारा या जो बाल बुद्धि, बाल सुलभ मासूमियत होती है, उच्छृंखलता तो पहली बार मैं सुन रहा हूं सुधांशु जी। निष्कलुषता, निष्कपटता, निश्चलता, बिल्कुल। और बिहार ओजस्विता, यशस्विता और तेजस्विता की ओर बढ़ने जा रहा है। तैयार है बिहार। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। बाल सुलभ ओजस्विता देखनी है तो श्री रामलला विराजमान में देखिए, और बाल सुलभ उच्छृंखलता देखनी है तो अन्य लोगों में अंतर्मन में है। अब मैं कहना चाहता हूं, कहां जरूरत है। अब सुनिए सर, जो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, तो अपने अपने टर्न पे बोले तो अच्छा, दर्शकों को भी अच्छा वो लगेगा। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। देखिए, जो सूची थी, अब तो सारे मतदाता सूचियां होंगी ना, सारे लोगों के पास, पोलिंग एजेंट्स के पास आती हैं, तो हर पोलिंग बूथ पे 1000-1200 ही वोट होते हैं। तो अब तो आप कह दीजिएगा कि अपने सारे लोगों से, खासकर कांग्रेस पार्टी वालों से कह दीजिएगा, भाई सब देख लिया है ना, 22 लोगों पे एक जगह फोटो तो नहीं है, एक वोट पे 2 बूथों पे 200 लोगों की फोटो तो नहीं है, कोई वोट गलत तो नहीं है। ये सब जांच परख लीजिएगा। ये मत कहिएगा कि अरे 45 दिन बाद जब सीसीटीवी वो हो गया तब हम कह रहे हैं अरे ऐसा था वैसा था। अभी मतदाता सूची आपके पास है, तो खासकर दायित्व चुनाव आयोग का है, वो गृह विभाग, वही मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के लोगों को गृह विभाग का काम है, वो सोया हुआ है। अमित शाह जी को दिल्ली में होना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा दिल्ली में ही अमित शाह भैया, वाले अमित शाह जी, एक सेकंड, देश के गृह मंत्री दिल्ली में ही है। आपका एजेंट तो वहां रहता है भैया पोलिंग बूथ पर। अमित शाह दिल्ली में ही है। ये जानकारी क्यों भ्रामक जानकारी दे रहे हैं भाई? अमित शाह दिल्ली में ही है। आज 4 बैठक करी है उन्होंने। आज दिल्ली ब्लास्ट को लेकर 4 बैठक करी है उन्होंने। कल वो एलएनजेपी हॉस्पिटल गए थे। ऐसा नहीं देखा है जो सूबाई इंतखाब में इतना मसरूफ रहता हो और देश की स्थिति इतनी बिगड़ती चली जाए। जो जिम्मेदारी उनको अखलाकी और आईनी निभानी चाहिए, उससे सर्वथा वो विमुख नजर आ रहे हैं, और यही दुश्वारी का सबब है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। पोलिंग एजेंट की बात है, हम कह रहे हैं चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष नजर आना चाहिए, अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। ओके, जिज्ञासु जी आपने बात, आपने बड़ी सुंदर हिंदी में अपनी बात को रखा, और सुंदर उर्दू में भी, खूबसूरत उर्दू में भी अपनी बात को रखा। ओके, सुधांशु जी, हिंदुस्तानी ज़बान है, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छी है। अरे बहुत उर्दू बहुत सुंदर भाषा है भाई, बहुत मैं आपको बताती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी अपनी 10 लाइनों में 5 मरतबा उर्दू का जिक्र करते हैं, मतलब उर्दू शब्दों का, लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, एक अच्छे लेवल पे डिस्कशन हो रही है। इट इज वेरी ग्लैड टू सी ऑन टेलीविजन। ओके, मेक योर पॉइंट सुधांशु जी। देखिए, जयंत जिज्ञासु जी ने जो शब्द प्रयोग किया वो भारी उर्दू का था। सूबाई इंतखाब में अपने को इतना मसरूफ रखता हो तो फिर साहब जयंत जिज्ञासु जी, फिर आपको गृह मंत्री नहीं बोलना चाहिए था, फिर कहना था वजीर दाखिला। तो गृह मंत्री को फिर उर्दू में वजीर दाखिला कहते हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं,
एक उसमें दोनों अरे भैया आप दोनों हमारे दर्शकों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? अरे न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं, उनको लगेगा वो कहीं किसी और दूसरे चैनल को तो नहीं देख रहे हैं। अच्छा, ये नॉर्मल आदमी को कम से कम 6 घंटा 8 तो घंटा अब मैं सोना शुद्ध- चाहिए। अच्छा, जिज्ञासु जी एक अब अपने करके टर्न पे बीच बोलिए। में ना बोले, एक एक बोलिए ना, करके बोलिए। अब इत्मीनान मैं से। शुद्ध हिंदी में बोलता हूं। ओके, उनका चैनल कहना की यह इजाजत था से ही कि बोल रहा था। यदि गृह मंत्री प्रदेश के चुनावों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, इस पे उनको आपत्ति थी, मगर प्रदेश के चुनावों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में व्यस्त रहते नेता, उस पे आपत्ति नहीं है। बिहार के चुनाव के दौरान मलेशिया भी जाते हैं और कोलंबिया भी जाते हैं और फिर आकर बताइए, मोदी ब्राजीलियन जी मॉडल भूटान के बारे चले गए में हैं, विचार कुछ बताते नहीं हैं करे, हम और सारे हरियाणा के बारे में बताते हैं। तो मुझे लगता है आपको राष्ट्रीय से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय विषय पे देखना चाहिए। अब रही बात दूसरी, जो दिल्ली में घटना हुई है, उस घटना के बारे में भी मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं अमीश जी। इस घटना में आधा दर्जन डॉक्टर इन्वॉल्व है। यह एक बहुत गंभीर सोचने की बात है इस देश के लिए कि जो लोग ये थ्योरी देते थे कि जो लोग अशिक्षित और निर्धन रह जाते हैं वो आतंकवाद के शिकार होते हैं, अब वो थ्योरी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और जो बहुत अच्छा मुकाम पा चुका है और उसके बाद अगर वो आ रहा है, इसका मतलब बहुत साफ हो गया। देखिए, चुनाव खत्म हो गए, इसलिए मैं बात खुल के बोल सकता हूं। जो लोग कहते थे विकास की बात करो, पढ़ाई लिखाई की बात करो, मैं कहना चाहता हूं पढ़ाई लिखाई तो उनके पास पूरी थी, विकास भी पूरा था। इसका मतलब जितना पढ़ाई जरूरी है, जितना लिखाई जरूरी है, जितना कमाई जरूरी है, उससे ज्यादा खतरनाक वायरस की सफाई जरूरी है। अगर दिमाग में खतरनाक वायरस पड़ता जा रहा है और हम उस विचार को रोकने का प्रयास नहीं करेंगे तो खतरा होता है। अनुराग भदौरिया जी बैठे हुए, इनकी पार्टी ने जानते क्या काम किया था? डीजीपी लेवल के अधिकारी पे आतंकवाद के आरोपी व्यक्ति की लू से लगने की मौत पर 302 का मुकदमा, और सुनिए उनके खिलाफ आरोप मुक्त जो आतंकवाद के आरोपी हैं उनको कोर्ट में दिया कि सरकार विड्रॉ कर रही है उनके केसेस। और विक्रम सिंह साहब डीजीपी थे और डीजी थे अपने ब्रजलाल जी जो इस समय हमारी पार्टी के सांसद हैं। इनकी सरकार ने उनके ऊपर 302 हत्या, मतलब जांच नहीं, इनकाउंटर नहीं, हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया। जब तक ऐसी जहनियत रहेगी तो एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। इसलिए आज सुधांशु त्रिवेदी, इस देश के अंदर वो कालखंड हमने देखा है जिसमें दो एजेंसियां आतंकवादी के ऊपर आमने सामने खड़ी हो। दो एजेंसियां आमने सामने खड़ी थी इस देश के अंदर, यूपीए के काल के अंदर, और कोई पूछने वाला नहीं था। गृह मंत्री शांत थे तत्कालीन। दो एजेंसी आमने सामने खड़ी थी। और आज लोग बात करते हैं, कई बार बात करते हैं टेररिज्म की, तो ये सवाल मैं उनसे पूछता हूं और किसी के पास कोई जवाब नहीं है। यूपीए के काल में दो एजेंसीज आमने सामने खड़ी थी आतंकवादी के ऊपर। अब मैं दर्शकों को याद दिला देना चाहता हूं, वो केस था इशरत जहां के। इशरत जहां का इनकाउंटर होता है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की आईबी भी कहती है इशरत जहां आतंकवादी और सीबीआई भी कहती है इशरत जहां आतंकवादी है। जब पता चलता है कि वो तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी आज के प्रधानमंत्री मोदी जी की हत्या के लिए जा रही थी, तो अचानक सीबीआई अपना हलफनामा बदल देती है। सीबीआई कह देती है वो मासूम थी, मगर आईबी अपना स्टैंड चेंज नहीं करती। यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो अपने स्टैंड पे कायम और सीबीआई ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया। यह दुनिया के इतिहास का इकलौता उदाहरण होगा जब एक ही सरकार की ओके सुधांशु जी, अब जो बात आप क्या कह रहे हैं, अभियुक्त को आतंकवादी कह रही है। अनुराग भदौरिया यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया को भी आपने सवाल पूछा और रुकिए अखिलेश यादव ने सपा सुप्रीमो ने कल क्या बोला है? उन्होंने बोला कि आतंकी पकड़े गए हैं, चुनाव के वक्त आतंकी पकड़े गए हैं, लगता है कहीं चुनाव है, लगता है कहीं वोट डाले जाने हैं। और देखिए कल शाम को क्या घटना हो गई। अनुराग जी, आपको लगता है हर चीज में राजनीति ढूंढना इस देश के लिए बहुत नुकसानदायक नहीं है सर? नुकसानदायक है। कम से कम आतंकवाद पे तो राजनीति बंद करिए आप लोग। आप सुन तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत हूं सुधांशु जी। आतंकवाद पे राजनीति बंद कीजिए कि मेरी सरकार तुम्हारी सरकार, आपकी सरकार में ब्लास्ट हुआ है, जिम्मेदारी लीजिए, भागिए मत इसको इधर उधर बोल के, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो। आपकी सरकार थी, आपका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, आपकी सरकार फेलियर हुई है। और बार बार आपकी सरकार में क्यों होता है? पुलवामा आपकी सरकार में हुआ, पहलगांव आपकी सरकार में हुआ, पार्लियामेंट में हमला आपकी सरकार में हुआ, बम आपकी सरकार में फटता है, सरकार आपकी होती है और आप दूसरे पे डालना चाहते हो। कमाल की बात है, हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा आपकी सरकार थी ना। जब हमारे 45 सैनिक शहीद हुए तो आपकी सरकार थी ना। पार्लियामेंट पे अटैक हो गया था तो आपकी सरकार थी ना। कल 10 लोगों की मौत होगी ब्लास्ट में तो सरकार तो आपकी है।
आप विपक्ष में उंगली उठाते रहते हो। थोड़ा तो कम से कम सोच के बोलिया करके कि हमेशा ये वो कहानी, ये लच्छेदार बातें करके आप सोच रहे हो कि हम अपना दाग धो देंगे। नहीं धुलेगा। सरकार आपकी होती है, जिम्मेदारी भी लीजिए। जिम्मेदारी इन्हीं की है, सरकार इनकी है। देश के गृह मंत्री जिम्मेदारी से भागते नहीं है। और एक सेकंड, और बिल्कुल इनकी जिम्मेदारी कैसे भाग सकते हैं? अगर भागेंगे तो हम पकड़ लेंगे। मैं बिल्कुल बोलता हूं सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को निर्णायक कदम उठाने चाहिए। और फिर मत रोइएगा आप लोग, जब सरकार निर्णायक कदम उठाएगी। कार्रवाई कैसे हो रही है, किसको उठाया जा रहा है? इस देश के अंदर हमने देखा है जब जब कार्रवाई होती है तो एक वर्ग जो है वो बुरी तरह से रोता है और कहता है कि क्यों उठाया जा रहा है, किसने उठाया जा रहा है। अरे इस देश के अंदर टेररिज्म पे तो जीरो टॉलरेंस कम से कम दिखानी पड़ेगी। हमें कम से कम जो आतंकवाद को पालते हैं, पोसते हैं, उस पर तो जीरो टॉलरेंस दिखानी पड़ेगी। उसमें हम क्यों कोई धार्मिक एंगल, कोई फलाना एंगल, कोई ढिमकाना एंगल लेकर आते हैं? सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिएक्शन टू डॉक्टर अनुराग भदौरिया। देखिए जो भदौरिया अनुराग जी भी डॉक्टर है। देखिए मैं हैरानी हो रही है आपको, सब हैरान हो गया। अनुराग जी भी डॉक्टर है। अरे बाबा, अरे डॉक्टर से आजकल खतरा हो गया है। मैं डॉक्टर के साथ साथ लॉयर भी हूँ। डॉक्टर के साथ साथ लॉयर भी हूँ। पार्टनर सुन लीजिए, लॉयर भी है, डॉक्टर भी है, लॉयर भी है, डॉक्टर भी है, मर्चेंट नेवी में भी रहे हैं मेरे हिसाब से आप। तो सुधांशु जी को, अरे हाँ, अरे रुकिए, आपके लिए एक अलग से पॉडकास्ट कर लिया जाएगा। एक सेकंड, हर हफ्ते तो पॉडकास्ट करते हैं। इस मसले पर के भैया सब है। नहीं पूरी हुई। अरे कुत्ते में बैठ के अनुराग भदौरिया ने सब कुछ किया हुआ। आप सेफोलॉजिस्ट भी तो हैं। ओके, सब कुछ। सुधांशु जी, एक बहुत गंभीर चीज है, एक बहुत गंभीर चीज है। यहाँ पर जरूर इस बात को लेकर सवाल उठेंगे कि 2900 किलोग्राम अगर विस्फोटक बरामद हो जाता है तो जांच एजेंसियां कहां थी? उसका दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि 2900 अगर पकड़ा नहीं जाता तो फिर क्या हो जाता? हम सबको याद है कि किस तरीके से आतंक मचा था वहां मैक्सिको में, या कई एक जगह है जहां पर यह इतना ही विस्फोटक मिला था सर। और फिर जो रेडिकलाइजेशन, पढ़े लिखे लोग पकड़े जा रहे हैं। देखिए, आपने जो सवाल उठाया वो बहुत गंभीर है। निश्चित रूप से 2900 किलो अगर आरडीएक्स आ गया तो ये चिंता का विषय। इसके साथ वह भी बात महत्वपूर्ण है कि यदि जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस ने ये कार्रवाई करके पकड़ा नहीं होता तो पता नहीं ये लोग कितनी बड़ी कार्रवाई को, कितने बड़े कारनामे को अंजाम देने में सफल होते। परंतु उसके साथ हमें यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये जितने भी इस प्रकार के तत्व होते हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अभी जो भदौरिया जी ने कहा, हाँ ये सच है, संसद का हमला तब हुआ जब अटल जी की सरकार थी, मगर जब उसका निर्णय आया तब तक कांग्रेस की, आपके समर्थन की सरकार आ गई थी। अफजल गुरु को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुना दी और यह कहा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम। 7 साल फांसी की सजा रुकी रही राष्ट्रपति के पास। 7 साल क्यों भाई, क्यों? और ऊपर से नारे आपके मिनिस्टर्स लिखते रहे कि अफजल हालात का मारा था। कैबिनेट मिनिस्टर्स उसके पक्ष में लिखते रहे। और तो और 2015 फरवरी के महीने में जो जेएनयू में घटना हुई थी, वो अफजल को फांसी देने की शायद पहली या दूसरी बरसी पे थी और नारा लगता, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा। कौन कातिल था भाई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या यूपीए की सरकार? और उसका समर्थन किया जाता। और आपकी सरकार ने 2007 में उत्तर प्रदेश में लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की अदालतों में बम धमाके हुए, उनके आरोपियों से केस विड्रॉ करने की कोशिश की, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। तब आपने मुकदमा चला और सबको सजा हुई। आप सोचिए कि सपा की सरकार ने जिन लोगों से मुकदमे वापस लेने की कोशिश की थी, सबको सजा हुई और कईयों को फांसी हुई। इस चीज से बचने की जरूरत है। देखिए सुधांशु जी, चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। ये तो कमाल की बात करते हैं। आपकी सरकार में जब आतंकी हमला होता है तो जिम्मेदार भी विपक्ष को ठहराना चाहते हैं। आप जिम्मेदारी लीजिए ना, हम तो आपकी जिम्मेदारी की बात करें। दूसरी बात, आप तो आतंकवादी को घर तक छोड़ने गए थे कि नहीं? यहाँ पे कंधार कौन छोड़ने गया था? महमूद अजहर को छोड़ने कौन गया था? आप ही गए थे ना छोड़ने के लिए। अगर ये इंडिया गठबंधन की सरकार छोड़ आती तो अभी टीवी से बाहर आके आप चिल्ला रहे होते, जैकेट फाड़ के चिल्ला रहे होते। ऐसा मत कीजिए। देश हमारा, सबका आपका, ये हमारी आपकी संयुक्त जिम्मेदारी है। आपका एग्जिट पोल क्या बता रहा है? आप एक आंकड़ा दे दीजिए। 243 में से महागठबंधन को कितनी, पर्सनली आरजेडी को कितनी, कांग्रेस को कितनी? आप अपना आंकड़ा भी रख दीजिए। इतना तो प्लेटफॉर्म दिया ही जा सकता है ना, अगर आप कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। रोबिका जी, आपने मुझे जितना वक्त बोलने के लिए दिया है इसका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा न तो ज्योतिष शास्त्र में यकीन है,
और वैदिक युग से लेकर आज तक हमको जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है कि हम भविष्यवेत्ता हो सकें। पर इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और बिहार के आम आवाम को कहना चाहता हूं कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कितनी सीटें आएंगी इसकी दावेदारी हम नहीं करेंगे। नहीं है, और सुधांशु जी का ज्योतिष शास्त्र में यकीन है, ये मैं जानता हूं। और सुधांशु जी, आप पेशे से इंजीनियर हैं और ज्योतिष शास्त्र में भी आपका यकीन है। क्या आपको लगता है ये एग्जिट पोल के ज्योतिषी इस बार सही होंगे या गलत हो जाएंगे? पहली बात, मैं जैन जिज्ञासु जी की उस बात का संशोधन कर दूं। उन्होंने कहा वैदिक काल से आज तक ज्योतिष जानने का वो नहीं है। तो भाई साहब, भविष्य अगर सबसे पहले देखा गया था तो महर्षि वाल्मीकि ने देखा था। उन्होंने रामायण पहले ही लिख दी थी, भगवान राम से पहले ही लिख दी थी रामायण घटित हो। और वाल्मीकि समाज आज की डेट में शेड्यूल कास्ट में आता है, और उस शेड्यूल कास्ट का वो वर्ग है जिसको आप लोगों ने धारा 370 के तहत जन्म से अपने व्यवसाय से बांध रखा था कश्मीर में कि वाल्मीकि समाज का बेटा बेटी पीएचडी भी कर लेगा तो सिर्फ सफाई कर्मचारी बनेगा। आप लगातार बोल रहे हैं, अब आते हैं आप कैमरे संग नहीं जुड़े हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले सुधांशु जी बोलते हैं और उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगी कि आप अपनी बात रख सके, ठीक है? क्योंकि आप बोल रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ सुधांशु जी, संक्षेप में सर। हाँ, तो मैं पहली बात तो मैंने जैन जी की इस बात में संशोधन कर दिया, ये जो मैकॉले और मार्क्स का दुष्प्रचार है उसके अनुसार। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, जैन जी ने एक और बात अच्छी की, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। बिहार के पहले चरण के चुनाव से एक दिन पहले जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हरियाणा के विषय पे, उसमें यह भी कहा था कि हरियाणा के एग्जिट पोल में हम आगे दिखाए जा रहे थे। यानी उनका यह कहना है कि एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं, उनका विचार। इसके साथ उन्होंने साबित कर दिया कि जो राहुल गांधी बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे। तो राहुल गांधी जी की बात का खंडन करने के लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और आपकी बात का खंडन मैंने महर्षि वाल्मीकि के उदाहरण से दे दिया। और इतना ही नहीं, वैदिक काल से लेकर आज तक पीछे भी जाने का अधिकार था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत पास्ट में जाके लिखी थी। ओके, सत्यप्रकाश जी काफी देर से और महर्षि वेदव्यास की माता जी मछुआरिन थी। ओके, सत्यप्रकाश जी, नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट, जैन जिज्ञासु विल कम बैक टू यू। नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करा, लेकिन नीतीश कुमार, इफ यू कैन, मैं WWF के एक स्टार को याद करूं तो अंडरटेकर की तरह निकले, देर से आए लेकिन सबसे मुस्तैद होकर आए। मतलब खुश तो बहुत होंगे आज तुम, वो डायलॉग जो है आपके लिए है। नीतीश कुमार का अपना मैजिक है, कोई उनको अंडर एस्टिमेट करे ये उनकी अपनी भ्रामिकता है, वो अपनी मानसिकता है। अब जयंत जिज्ञासु को ठीक है, भविष्य पर यकीन नहीं है, खुद अपने बारे में भविष्यवाणी कर भी रहे हैं, दूसरों को कम आंक रहे हैं, तो कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा। एक कतरे को हम समंदर नजर आए कैसे? जी। तब उर्दू की बात चली तो मैंने एक बात कह दी। सवाल है कि ये एनडीए के भरोसे की सरकार के खिलाफ, एक छलावे वाले लोगों के खिलाफ एक हमारा संघर्ष था। महागठबंधन का छलावा था और एनडीए का जनता के बीच एक भरोसा था। जनता का अटूट भरोसा है नीतीश कुमार जी पर। ये चुनाव और ये आपका एग्जिट पोल साबित कर रहा है। अगर एग्जिट पोल सही नहीं साबित हो पाता, इस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, कई बार हरियाणा में नहीं सही साबित हो पाए। एक बार बिहार के संदर्भ में एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है, वो 2015 का चुनाव है। 2015 मैं मानता हूं कि एग्जिट पोल के आंकड़े कभी गलत साबित होते हैं। 2015 में ना आधे का है, आधे एग्जिट पोल सही थे। इसमें करीब हमारे साथ डिप्टी सीएम बिहार के विजय सिन्हा जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर सकते हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। अभी जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं, 140 से 150 सीटें एनडीए के खाते में आती हुई दिख रही है, और बड़ी पार्टी, नेक टू नेक फाइट आप ही दोनों में दिख रही है कि कौन सबसे बड़ी पार्टी होगी, बीजेपी या फिर जेडीयू? देखिए, मैं तो सबसे पहले बिहार की जनता को बधाई देता हूं कि वो हमारे अनुभवी नेताओं का डबल इंजन की सरकार पर विश्वास व्यक्त किए हैं। और ये एग्जिट पोल अनुमान है, जब एग्जैक्ट परिणाम आएगा तो इससे और बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग जमीन पर फील्ड में रहे हैं, लोगों की भावनाओं को देखा है। 2010 का उत्साह और उमंग हम लोगों ने नजदीक से देखा है। हमारे वोटर साइलेंट वोटर हैं, महागठबंधन के वोटर शोर मचाने वाले थे। सेना साहब, एक आंकलन ये लगाया जा रहा था, जब वोटिंग के दिन पर आपकी
राजद के एक एमएलसी के साथ झड़प हो गई, बहसमबाजी हो गई, आप बूथ जा रहे थे, तो डिप्टी सीएम को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो देखो क्या होगा। तो इसको लेकर एक आरजेडी ने बोला डिप्टी सीएम को गली गली कूचे कूचे भटकना पड़ रहा है वोट के लिए। कितने गुस्से में आ रहे हैं वो। लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं बता दूं कि ये राजद वाले लोग जो खुल करके इनके गुंडे अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोगों को वोट देने से वंचित कर रहा था, मेरा पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दे रहा था जहां उनकी दबंगई थी। इसलिए मैं हमेशा एक कार्य करता रहा हूं और अपने लोगों के अति पिछड़ा दलित समुदाय के लोगों को वोट देने के अधिकार के लिए। आपकी अदावत सर नहीं तो नहीं है विजय सिन्हा साहब, आप तो हमारी न्यूज 18 इंडिया की गाड़ी में भी सवार हुए थे, आप छठी बार चुनावी मैदान में है, आपको एंटी इनकम्बेंसी का डर नहीं है सर? और ये भी कह रहे हैं कि आपके अपने जो हैं इस बार आपकी मदद नहीं कर रहे थे, अगर आप चाहते हैं तो मैं चुपके से नाम भी ले लेती हूँ, जेडीयू के लल्लन सिंह सपोर्ट नहीं कर रहे थे आपको लखीसराय पर, आपके साथ बड़ी तगड़ी फाइट है उनकी। नहीं, सभी लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिला है और आप तो हमारे क्षेत्र में आए हैं, आप तो भली भांति हर परिस्थिति को देखे हैं। मैं एक चीज बता दूं कि हमेशा लोकतंत्र के प्रहरी को सजग रहना पड़ता है, क्योंकि अगर जो प्रहरी हैं अगर जो वो सावधान नहीं रहेंगे तो ये चतुराई की और भ्रम की राजनीति करने वाले लोग कहीं भी गड़बड़ी कर देंगे। इसलिए हम लोग पूरी सजगता से अपने क्षेत्र और अगल बगल में भी पहरेदारी करते रहे। अच्छा, आप ये बता दीजिए कौन होगा मुख्यमंत्री? घोषित है, हमारा नेतृत्व बता चुके हैं कई बार, जिनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं, इसमें शंका सुबह कहाँ है। तो गुस्से में तो नहीं है अब आप गुस्से में तो नहीं, उस दिन तो बड़े गुस्से में थे आप। नहीं, वो गुस्सा था, लोकतंत्र की हत्या परिवार तंत्र के लोग कर रहे थे, राजद के लोगों की मानसिकता। मैं तो 1990 से लड़ रहा हूं राजद के श्रद्धेय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में। 1990 से इस राजद की अराजकता के विरुद्ध, जो बिहार में जाति के जहर का लहर का कहर से बिहार को बर्बाद किया, बदनाम किया। विजय सिन्हा साहब हमारे साथ स्टूडियो में बड़े सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं रामकृपाल सिंह, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। रामकृपाल सिंह, विजय सिन्हा जी के लिए आपका सवाल। नहीं, विजय सिन्हा जी जो कह रहे हैं, मैं यही कि क्या बीजेपी अभी भी आपको ये उम्मीद है कि बीजेपी जेडीयू से बड़ी पार्टी हो जाएगी? नहीं सर, मुझे तो लगता है कि एक देखिए, दोनों भाई के तरह है, बड़ा होगा छोटा होगा, भाई भाई रहेगा और भाई मिलके सरकार बनाएगी। आप क्विकली जवाब दे दीजिए विजय सिन्हा जी, नीतीश जी का नाम ले लीजिए कि आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। हमने बताया है कि हमारे तो सभी नेता कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, आगे वही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कहां शंका सुबह है। अच्छा, लखीसराय की सीट आप निकाल लेंगे, हाँ कि ना? जनता मालिक है, आप लोग तो अनुमान लगा ही रहे हैं, परिणाम 14 को आ जाएगा। अगला उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा होंगे? पार्टी का मेरा नेतृत्व का जो निर्णय होता है हम लोग उसको स्वीकार नहीं, स्वागत करते हैं। संजय सिंह है हमारे साथ, वो विजय सिन्हा जी से सवाल पूछना चाहते हैं। संजय सिंह। विजय सिन्हा जी, जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि आप वापस आएंगे, लेकिन बीजेपी का एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है आप बाकी प्रदेशों में कि वो अचानक सत्ता में आते ही एक बड़ा सरप्राइज दे रहे हैं। तो क्या ऐसा सरप्राइज के लिए आप लोग तैयार हैं? तो इन्हें भी नहीं पता होगा, इनके लिए भी सरप्राइज होगा संजय। हाँ, संजय यू नो बीजेपी क्वाइट वेल, ये तो इनके लिए भी सरप्राइज होगा। ही आल्सो डजंट नोस इट। एक रिकॉन्साइल करने की तैयारी कि भाई ऐसा हो सकता है। ओके विजय जी, देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का जो जोड़ी है, जनता उस पर विश्वास व्यक्त की है जी, और वो विश्वास को बीजेपी आगे बढ़ाएगी। देखिए, फिलहाल आप खुश हो जाइए 14 नवंबर तक, क्योंकि आंकड़े आएंगे, हो सकता है 14 नवंबर के बाद दोबारा आप मिठाई का डब्बा खोलें, लेकिन अभी एग्जिट पोल के आंकड़े आपके फेवर में है। विजय सिन्हा जी, आप तो शक्ति के उपासक है, तो ये आप दुआ कीजिएगा अपने लिए, लखीसराय सीट के लिए भी और एनडीए के लिए भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। 140 से 150 एनडीए, 85 से 95 महागठबंधन। जन स्वराज पार्टी के खाते में 0 से 5 सीटें आती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में 5 से
10 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। जी, इस समय हमारे पास पूरा नंबर है। भारतीय जनता पार्टी 55 से 65, जेडीयू 60 से 70, हम 0 से 5 ये हमें आती हुई दिख रही है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो 50 से 60 आरजेडी, 15 से 20 कांग्रेस, सीपीआई एमएल 10 से 15, सीपीआई 0 से 5, वीआईपी 0 से 5 ये दिखाई आती हुई दिख रही है। एलजेपी को 10 से 15 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। आरएलएम को 0 से 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं और उपेंद्र कुशवाहा की सीट भी फंसी हुई है। अगर ये है तो ये आंकड़े हमारे सामने हैं। इस समय ये बड़े आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। हम आपको पार्टी वाइज सीट्स बता रहे हैं। इस समय पार्टी वाइज जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी न्यूज 18 इंडिया के एग्जिट पोल में आती हुई दिख रही है। ये बधाई, ये ताली बजा रहे हैं यहाँ पर, दिखाइए जरा, पर दिखाइए, तालियां बज रही है, मुस्कुराहट देखिए सत्य प्रकाश जी की। नीतीश कुमार हो, आप जेडीयू के लिए ताली बजा रहे हैं या एनडीए के लिए? ऑफ कोर्स जेडीयू के लिए बजा रहे हैं सर। जेडीयू नीतीश कुमार जी के लिए ताली बजा रहा हूं, एनडीए की महाजीत के लिए ताली बजा रहा हूं, क्योंकि बिहार की जनता ने वो अटूट भरोसा दोबारा नीतीश। आपको लग रहा है एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होगा? मुझे एग्जिट पोल का बहुत अनुभव है। एक बार थोड़ी गलती 2015 में बिहार के संदर्भ में हुआ है। मैं जमीन पर घूमकर बिहार से आया हूं। किसी भी जिले, किसी विधानसभा में नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द कोई मतदाता नहीं कह रहा। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो जहन में, ये जेएसपी को 5 से 10 इस पर यकीन कर रहे हैं, और ये अन्य कौन है जो 0 से 5 जा रहे हैं? संजय जी क्विकली। निर्दलीय होंगे, ये अन्य से 5 कोई भी हो सकता है, निर्दलीय भी हो सकता है, ओबीसी ओवैसी की पार्टी जो सीमांचल में बम्पर वोटिंग हुआ है 70% वो बम्पर वोटिंग ओवैसी की पार्टी को कम नहीं आके, और भी कहीं कहीं जो स्प्लिंटर हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं, बाकी कुछ रिबेल्स भी हैं कुछ पार्टियों के, ये वो भी हो सीएम वाले वीआईपी की पार्टी को 0 से 5 आ रही है। नहीं, वो मेरा एक चीज हमेशा मानना है, आई होप अंत में जो 14 को पता चलेगा, मुकेश साहनी ने अपना परसोना काफी हाइप कर रखा है, जिसके कारण पिछले बार एनडीए फंसी थी और इस बार हो सकता है महागठबंधन फंसे। जब आप अपने आप मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे हैं। नहीं, आप इस तरह का ले आए कि हम बॉम्बे से कमा करके आए हैं, हम ही महादलित के वो हैं, मछुआरों के, मल्लाह के कम्युनिटी के हैं। पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताती हूँ मैं कि जब ये कन्हैया कुमार, राहुल गांधी और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ये जब तालाब में उतरे और मछली पकड़ने के लिए, तो मुकेश सहनी नहीं उतरे, वो दूर ही रहे। तो हमने उनसे सवाल पूछा, न्यूज़ 18 इंडिया की गाड़ी में जब वो पहुंचे तो हमने उनसे सवाल पूछा कि भैया आप क्यों नहीं तैरने गए? तो उन्होंने कहा कि मुझे तैरना नहीं आता है। तो डूबने का डर जो है वो कहीं ना कहीं सताता। तो आप क्या कह रही है कि वो महागठबंधन को डुबाने वाले हैं? नहीं, अब ये तो इस वक्त बताएगा। है कि उन्होंने अपने आप को एक सेकंड, हमारे साथ केसी त्यागी हैं, वरिष्ठ जेडीयू के नेता हैं। इंपॉर्टेंट डे फॉर जनता दल यूनाइटेड। आपके एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे सत्य प्रकाश मिश्रा भी बैठे हुए हैं। जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। न्यूज 18 इंडिया के एग्जिट पोल में ये बड़ा कमबैक है। कैसे त्यागी जी? नहीं, पिछली बार भी गठबंधन के अंदर सामंजस्य ठीक से नहीं हो पाया था और रामविलास जी की पार्टी हमारी पार्टी के विरुद्ध लड़ी, जिसकी वजह से हमें 32 सीटों का नुकसान हुआ। कुशवाहा जी की पार्टी हमारे उम्मीदवार के खिलाफ लड़ी, जिसको लेके 4 का हुआ। और मैं पटना से लौटने के आने के बाद ही अपने मित्रों से, पत्रकारों से भी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से कहा था कि 80 सीटें जेडीयू को आनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार से इस बार ज़्यादा उत्साह है। और जो नेता है गठबंधन का, जो हमारा जेडीयू का नेता है, उसके खिलाफ कहने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है। राजनीति में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब गठबंधन के नेता पर उंगली टेकने के लिए आपको कुछ ना हो। लिहाजा ये प्रो इनकम्बेंसी वोटर है। त्यागी जी, ये आपको लगता है नीतीश की वजह से ये मैंडेट आ रहा है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से मैंडेट आ रहा है? अगर हमको लड़ाना चाहते हैं तो आप नाकामयाब रहेंगे। बिहार में चुनाव हो रहा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश में चुनाव होता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।
अब हम कहने लगे कि चेन्नई में जो जीतेंगे त्यागी सर, वो हमारी वजह से, ये गलतफहमी हमें नहीं है। लेकिन एक सवाल बिहार में एक सवाल कहीं बीजेपी में गलतफहमी में तो नहीं है कि मोदी की वजह से भी जीत रहे हैं? गलतफहमी आपको लगता है? नहीं, मैं नहीं मानता। उनका सहयोग क्यों नहीं है? केंद्र के द्वारा जो प्रोपेगेटेड और एग्जिस्टेंस में लाई गई योजनाएं हैं, उनका भी असर है। सारी बीजेपी के नेताओं ने इतनी मेहनत की है। केसी त्यागी जी, मेरा एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि 19 साल की सर जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो मजाक नहीं है, लेकिन धरा पर अगर वो एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में शिफ्ट हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? विपक्ष ने जिस तरीके से पर्सनल अटैक किए नीतीश बाबू पर, वो, या फिर काम तो हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, शिकायतें अलग बात है? रूबिका जी, मैं पिछले 45 सालों से बिहार जाता रहा हूँ, जेपी मूवमेंट से लेके अब तक, और पार्टी के काम को भी देखता हूँ। जो लालू जी के समय के 15 साल हैं, आप में से किसी ने देखे नहीं है। क्योंकि उम्र कम है आप लोगों की, मैं कोई आपको अज्ञान नहीं कहना चाहता। और जो 20 साल हैं नीतीश कुमार जी के एनडीए के शासनकाल के, उनका जब तुलनात्मक अध्ययन जब भी होगा, देखिए एक चीज़ मैं आपको और कह दूँ, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का यह आंकलन पार्टली करेक्ट था कि किसी को प्रोजेक्ट मत कीजिए। जिस क्षण आपने प्रोजेक्ट कर दिया तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव माने आरजेडी, आरजेडी माने लालू यादव, लालू यादव माने वो 15 साल, और उसके सामने नीतीश कुमार 2005 से लेके और 2025 के बीच में एक नए पैसे का आरोप नीतीश कुमार पे नहीं लगा। लालू जी को 26 साल की सजा हो चुकी है। माताश्री, पुत्रश्री यहाँ पर काम के बदले जमीन लिखवाने को लेकर के अभियुक्त हैं। भाई आखिर तुलना भी किससे है? 20 साल बनाम 15 साल। लालू का चेहरा देखते हैं, नीतीश का चेहरा देखते हैं जो एनडीए का नेता है तो इससे अधिक क्या कहने के लिए है? परिवारवाद का आरोप उन पे नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं। और आप अगर गई हैं रूबिका जी, तो पटना का देखे हैं आप वो मैरिन ड्राइव, बंबई के मैरिन ड्राइव से ज्यादा भीड़ रहती है लड़के लड़कियों की वहां पर। ये बात तो सही है, रात को 12-12 बजे तक लड़कियों को मैंने वहां घूमते हुए देखा है, नो डाउट अबाउट इट सर। एंड दे आर मोर सेफ इन पटना देन ऑन मुंबई। जी सर।